एक बार सज्जनपुर नाम के गांव में एक नया बर्गर वाला आता है जिसका नाम है किशन। वो बहुत सारे गांव से गुजरता है मगर उसे सज्जनपुर गांव अच्छा लगता है। उस गांव के लोगों को बर्गर क्या चीज होती है ये भी पता नहीं होता। किशन सोचता है, अरे वाह, इस गांव में तो कोई भी बर्गर वाला नहीं है। इस गांव के लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि बर्गर होता क्या है। चलो, इसी बहाने मेरे बर्गर का स्वाद सबको पता चल जाएगा और मेरा धंधा भी चलेगा। ऐसा कह के किशन अगले ही दिन अपनी बर्गर की गाड़ी गांव के बीचों बीच लगाता है। आओ भाई आओ, एक बर्गर सिर्फ 15 रुपए में। आओ आओ, लाजवाब बर्गर खाओ। ये सुनकर वहां खड़े रवि और राजू सोचते हैं, अरे राजू, सच में ये बर्गर इतना अच्छा होगा क्या? मैंने तो आज तक नहीं खाया भाई। चलो, 15 रुपए की बात है, खा के देखते हैं। आइए आइए साहब, कितने बर्गर दूं आपको, एक या दो? अरे भाई, पहले एक ही बर्गर दो, अच्छा लगा तो दूसरा लेंगे। ठीक है साहब। किशन रवि को एक बर्गर देता है। रवि और किशन उसे खा के देखते हैं। उन दोनों को उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। वो उस दिन पेट भर के बर्गर खाते हैं और गांव में सब लोगों को बताते हैं कि बर्गर का स्वाद कितना अच्छा है। ये सब सुनकर गांव के सभी लोग बर्गर खाने के लिए आते हैं। बर्गर का स्वाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन से किशन का बर्गर का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। एक दिन उसकी दुकान पर राकेश आया। राकेश बड़ा ही लालची और आलसी था। उसे कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता था। उस बर्गर की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर वो अचरज में पड़ गया और उसके मन में लालच आ गया। ये बर्गर वाले का काम तो सही है, सारा गांव इससे बर्गर खाता है। क्यों ना मैं इसे मारकर इसका धंधा अपना लूं। हाँ, इससे बना बनाया सब मुझे मिल जाएगा और मुझे मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही करता हूँ। उसी रात राकेश भेष बदलकर किशन के घर जाता है। सोते हुए किशन को बड़े चाकू से मार देता है और वहां से बर्गर बनाने का सारा सामान चोरी करके ले जाता है। अगले दिन राकेश बर्गर बेचने के लिए किशन के ठेले पर खड़ा हो जाता है। आओ आओ, बर्गर खाओ, अपना दिल बहलाओ। आओ, गर्मा गर्म बर्गर खाओ। ये सुनकर रवि वहां पर आता है। अरे राकेश, ये क्या नया धंधा शुरू किया क्या? वो पुराना बर्गर वाला कहाँ गया? अरे वो बर्गर वाले का इस धंधे में नुकसान हो रहा था, इसलिए वो कल रात ही मुझे ये सब बेच के शहर चला गया। आज से मैं ही बर्गर बेचूंगा। अच्छी बात है, एक बर्गर दे दो। दूसरी तरफ बर्गर वाला किशन भूत बन जाता है। अरे, मेरे बर्गर का सामान कहाँ गया? वो उसके कमरे में देखता है। तभी उसे पलंग पर उसकी लाश दिखाई देती है। अरे, ये तो मैं हूँ और मेरे पेट में चाकू, यानी कि मैं मर चुका हूँ। किशन के भूत को बहुत बुरा लगता है कि कोई उसे सोते समय मार कर चला गया और उसे पता भी नहीं था कि उसे किसने मारा। मुझे जिसने भी मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ धोखा हुआ है। आखिर मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी? बदला तो मैं जरूर लूंगा और उसे सबक भी सिखाऊंगा। ऐसा कह के भूत गांव में गली गली भटकता रहता है। इधर राकेश बर्गर में खराब सॉस और खराब सब्जियां डालकर बेचने लगता है। हाँ, ये सही है, आधी ताजी सब्जियां और आधी खराब सब्जियां मिलाओ, किसी को क्या पता चलेगा। इससे पैसे भी कम लगेंगे और मुनाफा भी ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई हरिया, ये बर्गर खाओ तो पेट ही खराब हो जाता है। पहले का बर्गर वाला कितना अच्छा था, कितने अच्छे बर्गर बना के देता था और कितना भी खाओ तकलीफ नहीं होती थी। हाँ भाई, सच है, राकेश का बर्गर खा के पेट खराब हो जाता है, मगर ये कमबख्त मन है कि मानता ही नहीं। उनकी ये बातें बर्गर वाला भूत सुन लेता है। अच्छा, तो ये राकेश का काम है। मेरा बर्गर का धंधा भी इसने हड़प कर लिया और अब बर्गर बेच रहा है। राकेश ने ही मुझे जान से मार डाला होगा, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कह के भूत बहुत गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर बर्गर का स्वाद बदल जाने के कारण अब लोग बर्गर खाना बंद कर देते हैं। राकेश का धंधा कम हो जाता है। ऐसे ही एक दिन राकेश अपना ठेला बंद करके अपने घर जाता है। किशन का भूत पहले ही उसके घर में विराजमान होता है। आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब कहाँ जाओगे? कौन है? सामने आओ। तभी भूत राकेश के सामने आ जाता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे मार डाला और अब मेरी कमाई खा रहे हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब इस गलती की सजा भी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कहकर किशन का भूत राकेश के शरीर में प्रवेश करता है और उस पर कब्जा कर लेता है। अगले दिन भूतिया बर्गर वाला अपनी दुकान पर फ्री बर्गर का बोर्ड लगाता है और अपने पुराने स्वाद में बर्गर बनाकर लोगों को फ्री में देता है। कितने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट बर्गर खाया है, वाह भाई वाह, मजा आ गया। अरे राकेश, आज तूने पुराने बर्गर वाले की तरह स्वादिष्ट बर्गर बनाया है, ऐसे ही स्वादिष्ट बर्गर बनाया कर। पूरा दिन बर्गर बेचने के बाद रात को राकेश घर लौटता है। भूत उसके शरीर से बाहर निकलता है।
राकेश दिन का हिसाब किताब करता है और पाता है कि उसे खूब नुकसान हुआ है। अगले दिन सुबह किशन का भूत फिर से राकेश के शरीर में प्रवेश करता है, लोगों को फ्री में बर्गर खिलाता है। ऐसा ही कुछ दिन चलते रहता है। अरे भाई, ये राकेश आजकल बर्गर बहुत ही अच्छा बना रहा है और वो भी फ्री में दे रहा है। अरे हाँ, कल तक तो हमें 1 रुपया भी नहीं छोड़ता था, अब कैसे इतना बदल गया? दाल में कुछ काला है। आज हम उसका पीछा करके देखेंगे कि हो क्या रहा है। ऐसा कह के तीनों राकेश के पीछे पीछे छुपके से जाते हैं। राकेश अपने घर में जाता है, उसके शरीर से भूत बाहर निकलता है। अब मजा आ रहा है। सब पैसे खत्म हो गए ना तुम्हारे? इन्हीं पैसों के लिए तुमने मुझे मार दिया ना। अब गांव वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई लाऊंगा। मुझे माफ कर दो किशन, मैंने तुम्हें मार डाला, मुझे माफ कर दो। रवि, राजू और हरिया ये सब सुन लेते हैं और ये खबर पूरे गांव में फैला देते हैं। अगले दिन सारी पंचायत के सामने राकेश अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसे जेल हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हम खुद कभी फायदे में नहीं रह सकते। श्रीरामपुर नाम के गांव में सरिता नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बहुत ही समझदार थी। उसकी लड़की के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सरिता लोगों के यहाँ काम करके अपनी बेटी को पढ़ाती थी। उसकी बेटी सारिका भी मन लगाकर पढ़ाई करती थी। माँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, फिर तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा, जब तुम डॉक्टर हो जाओगी तब मैं एकदम मजे से रहूंगी। ऐसा कह के सरिता अपने काम पर निकल जाती है। वो सारे गांव में काम किया करती थी तो उसकी बेटी सारिका घर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। एक दिन सरिता को घर लौटने में देर हो जाती है। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में एक हैंडपंप के पास गांव के कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। सरिता को देखकर वो लड़के डर जाते हैं। आंटी बचाओ, ये लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्यों उस लड़की को परेशान कर रहे हो? कुछ नहीं आंटी, हम कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ, मुझे पता है क्या कर रहे थे। हाथ छोड़ो उसका। ऐसा कहकर सरिता उस लड़की को वहाँ से ले जाती है। इस सरिता आंटी का कुछ ठिकाना लगाना पड़ेगा। हाँ सच में यार, पिछली बार भी यही बीच में आई थी। इसको रास्ते से हटा देंगे तो हमें कोई भी नहीं रोकेगा। बाकी के लड़के राजू के हाँ में हाँ मिला देते हैं और सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन जब सरिता शाम को घर जा रही होती है तब राजू और उसके दोस्त पीछे से आकर सरिता पर हमला कर देते हैं। इसमें सरिता अपने प्राण गंवा देती है। वो हैंडपंप के पास पड़कर मर जाती है। दूसरी ओर सारिका अपनी माँ की राह देख देख कर रो रही होती है। तभी सरिता उठकर खड़ी हो जाती है और अरे, मुझे क्या हुआ है? मुझे सिर्फ लगा ही तो है। घर जाती हूँ, बहुत देर हो गई है। सारिका राह देख रही होगी। तभी उसकी नजर अपनी लाश पर जाती है। अरे, ये तो मैं हूँ। मैं यहाँ पर क्यों पड़ी हूँ? वो अपनी लाश को हाथ लगाकर देखती है तब उसे समझ आ जाता है कि वो मर चुकी है। जिसने भी मुझे मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर सरिता अपने घर चली जाती है। घर में सारिका अपनी माँ की राह देखते देखते रो रही होती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी के आंसुओं का बदला लूंगी। अगले दिन सारे गांव वाले हैंडपंप के पास जमा हो जाते हैं और उन्हें वहाँ सरिता की लाश मिलती है। अरे ये तो सरिता है, इसे किसने मारा? बेचारी की छोटी बेटी है। इसकी तहकीकात पुलिस करेगी। पुलिस पोस्टमार्टम करके बॉडी गांव वालों के हवाले करते हैं। चलो हम इसका अंतिम संस्कार करते हैं। अगले दिन शाम को राजीव गांव के हैंडपंप के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो रुक जाता है। कौन है? सामने आओ। मारते हुए तो डर नहीं लगा, अब डर लग रहा है। कौन हो तुम? सरिता आंटी तो नहीं? हाँ, मैं सरिता हूँ। तुमने मुझे क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कुछ नहीं, वो आप हमें हमेशा टोकती थी ना, इसलिए हमें माफ कर दो आंटी। अब तो मैं मर चुकी हूँ। कल तो तुम किसी भी लड़की को छेड़ सकते हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? माफ कर दो ना आंटी, आज से किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। अब तो मैं बदला लूंगी, मेरी मौत का। ऐसा कह के भूत राजीव को मार डालती है और उसका शरीर गांव के बाहर फेंक देती है। अगले दिन गांव की औरतें पानी भरने के लिए हैंडपंप पर आती है तो वहाँ उन्हें खून पड़ा हुआ दिखता है। अरे, ये सब उस सरिता ने ही किया होगा। लगता है अब वो भूत बन गई है। अरे कुछ भी, ऐसे कैसे होगा? कोई जानवर आया होगा गांव में। तभी कुछ गांव वाले राजीव की लाश गांव में लाते हैं। सारे गांव के लोग अब उस हैंडपंप से पानी भरना बंद कर देते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बाद
राजीव के साथी कैलाश, राजेश और रवि एक जगह पर बातें कर रहे होते हैं। अरे राजीव ने सरिता आंटी का खून किया, इसीलिए उसको मार डाला। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन कैलाश रात को गांव से जा रहा था। वो हैंडपंप के पास आते ही उसे डरावनी आवाजें सुनाई दी। तो कौन है? ऐसी डरावनी आवाजें कौन निकाल रहा है? क्यों, अब आवाजों से डर लगता है? मारते वक्त डर नहीं लगा क्या? मैंने किसी को नहीं मारा। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मुझे मारा था ना? प्लीज सरिता आंटी, मुझे माफ कर दो। माफी? और तुम्हें किस मुंह से माफी मांग रहे हो? प्लीज प्लीज माफ कर दो। सरिता कैलाश को भी मारकर उसकी लाश गांव के बाहर फेंक देती है। अब गांव वाले समझ जाते हैं कि ये सब सरिता ही कर रही है। हम ऐसा करते हैं कि गांव के पंडित जी को पूछ के देखते हैं, क्या हो रहा है सब पता चल जाएगा। सरपंच जी गांव के पंडित को उनके घर बुलाते हैं। पंडित जी उनके घर आते हैं। नमस्ते सरपंच जी, बुलाया आपने? नमस्ते पंडित जी, इस गांव में जो खून हो रहे हैं उनके पीछे क्या राज है वो समझना था। सरपंच जी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कहकर पंडित जी आंखें बंद कर लेते हैं और 15 मिनट बाद आंखें खोलते हैं। सरपंच जी, हमारे गांव की सरिता नाम की औरत का हैंडपंप के पास खून हुआ था। सरिता का भूत अब सरिता के हत्यारों का बदला ले रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई तो उपाय होगा। है, मगर सरल नहीं। हमें इस गांव में शांति के लिए पूजा का आयोजन करना होगा और उन बचे हुए खूनियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना होगा। ये काम अब आपका। जब उन्हें जेल में डालोगे, बाद में हम ये पूजा करेंगे। इससे हमारी पूजा सफल होगी और सरिता की आत्मा को शांति मिलेगी। उसकी बेटी को किसी अच्छे अनाथ आश्रम में डाल देंगे। अब सारे गांव वाले मिलकर बचे हुए खूनियों को ढूंढ कर निकालते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले करते हैं। वे लोग सरिता की बेटी को भी एक अच्छे अनाथ आश्रम में दाखिल करते हैं। अब सरिता का बदला पूरा हो जाता है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। वो भूतिया हैंडपंप भी अब साधारण हो जाता है और गांव वाले हंसी खुशी रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेवजह किसी को परेशान करना बहुत महंगा पड़ सकता है।